नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कहानी टाइम में स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, एमी का पहला भाग। मुझे बाइक चलाना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, जुनून की हद तक। जब मैं 8 स्टैंडर्ड में पहुँची तो स्कूल जाने के लिए फादर ने लेडी बर्ड साइकिल दी। उन्हें यकीन था कि नई साइकिल पाकर मैं खुश होंगी, लेकिन इसके उलट मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही अपनी पसंद बताते हुए कहा था कि मुझे साइकिल नहीं चाहिए। इसलिए साइकिल देखते ही नाराज़गी जाहिर करते हुए मैंने उनसे कहा कि मुझे वह बाइक ले देंगे, लेकिन वह नाराज़ हो गए। मदर भी फादर की तरह नाराज़ हुई कि क्या मूर्खता है, तुम अभी बहुत छोटी हो, 10th स्टैंडर्ड में जाओगी तब सोचेंगे कि तुम्हें स्कूटी दी जाए, या और 2-3 साल तुम साइकिल से ही स्कूल जाओ। मैंने जिद की तो डपटते हुए मदर ने कहा, एमी, तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए, तुम एक अच्छी बच्ची हो। मदर की डांट खाकर मैं चुप जरूर हो गई थी, लेकिन बाइक के प्रति मेरा लगाव और बढ़ गया। न्यूटन का थर्ड लॉ यहाँ काम कर रहा था। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया हो रही थी। समय के साथ यह लगाव बढ़ता रहा। उस समय तक मेरा भाई पढ़ने के लिए दिल्ली चला गया था। वह एडमिशन वगैरह के बाद अपनी बाइक भी ले गया था। घर में उसके बाद बस एक स्कूटर ही रह गई थी। फादर सुबह उसे लेकर ऑफिस चले जाते थे और शाम को हमेशा ही देर से आते। महीने में केवल संडे का ही दिन ऐसा होता था जब वह दिन में ड्रिंक नहीं करते थे और चर्च जाते थे। हम लोगों को भी साथ ले जाते थे। बाकी दिन वह ड्रिंक करके ही आते, डिनर करके फिर और पीते। जिस दिन वह डिनर के बाद कम पीते, उस दिन मदर से निश्चित ही झगड़ा करते, बिना किसी बात ही के हंगामा खड़ा करते, मदर के कैरेक्टर पर लांछन लगाते। फिर मदर भी अपना आपा खो बैठती थी। मैं जब छोटी थी तब तो डर कर घर के किसी कोने में छिप जाती थी। डर के मारे थर थर कांपती थी। कई बार बेहोश भी हो जाती थी, उल्टियाँ होने लगती थी। एक बार मदर मुझे मेरी इस प्रॉब्लम के लिए अपने हॉस्पिटल ले गई, चेकअप कराने के लिए। वह एक मिशनरी हॉस्पिटल में आज भी नर्स हैं। वहाँ डॉक्टर ने फियर फोबिया बताया। उन्होंने कुछ दवाएं दी और एक मनोचिकित्सक से चेकअप कराने के लिए भी कहा। मेरी इस प्रॉब्लम से मदर काफ़ी डर गई थी। उन्होंने जब फादर को यह बात बताई तो आप मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, सॉरी माय चाइल्ड। बस इसके बाद कुछ नहीं बोले। घर के बाहर चले गए। अगले दिन फिर सब कुछ वही, ड्रिंक, मदर से झगड़ा। यह सब तब भी होता रहा जब मैं 11th में पहुंच गई। मुझे फिर नई साइकिल दिए जाने की तैयारी थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे साइकिल नहीं चाहिए। देनी है तो मुझे 2 व्हीलर ही दीजिए, वह भी बाइक, नहीं तो मैं पैदल ही जाऊंगी, और जब खुद जॉब करूंगी तो सबसे पहले बाइक ही खरीदूंगी। लेकिन मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानी गई, जबकि मैंने इस बीच छिप छिप कर फादर का स्कूटर चलाना सीख लिया था। जब वह नशे में धुत रहते थे तो मैं चुपके से चाबी निकालकर पूरी कॉलोनी में खूब चलाती। तब मदर की अक्सर नाइट ड्यूटी ही रहती थी। अब तक फियर फोबिया की मेरी प्रॉब्लम भी खत्म हो चुकी थी, मगर पेरेंट्स की लड़ाई नहीं खत्म हुई थी। फादर की ड्रिंक करने की आदत और बढ़ गई थी। जल्दी ही मदर ने एक रास्ता निकाला और लड़ाई से बचने के लिए चाहती कि फादर ड्रिंक इतनी ले लिया करें कि झगड़ा करने के लायक ना रहें, नशे में गहरी नींद सो जाएं। ऐसी स्थिति में वह खुद उन्हें और पिला देती। उनका यह प्लान सक्सेस रहा। फादर नशे में धुत हो सो जाते थे। जब मैं बीएससी प्रीवियस में थी तब भी यह सब चलता रहा। फादर हमेशा अपने बीच एक थर्ड पर्सन के होने की बात करते। मदर को गाली देते हुए मुझे और जस्टिन को अपनी संतान मानने से ही मना कर देती। यह सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आता। मैं खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती। एक दिन ऐसी स्थिति में मदर ने बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया। वह फादर से हाथापाई पर उतर आई। उन्होंने उन्हें पूरी ताकत से धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और चीखती हुई बोली, कल सुबह मेरे हॉस्पिटल चलो, एमी को भी ले चलो। डीएनए टेस्ट करा लेंगे कि एमी किसकी बेटी है। अगर तुम्हारी बात सही हुई तो मैं तुम्हें बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी, नहीं तो तुम दोबारा फिर कभी यह बात नहीं करोगे। मदर की इस बात पर फादर और भी ज़्यादा भड़क उठे। वह बेड पर से उठने की कोशिश में फिर उसी पर लुढ़क गए।
इससे उनकी खीज गुस्सा और बढ़ गया। चीखते हुए मदर को गंदी गंदी गालियां देने लगे। कहा, तुम तो यही चाहती हो कि मैं तुझे फ्री कर दूं और तू उस सुअर के साथ। छी, ऐसी गंदी गलीज बातें कही कि वह मेरी जुबान पर कभी नहीं आ पाती। गुस्से में उन्होंने पुलिस में मदर के अगेंस्ट कंप्लेंट करने की बात कही। बोले, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वह लड़खड़ाती जुबान में गंदी गंदी बातें करते जा रहे थे। मैं कमरे में बंद सुनती रही। मदर भी दूसरे कमरे में चली गई। उन्हें तैयार होना था, नाइट शिफ्ट में उनकी ड्यूटी थी। वह तैयार हो रही थी कि पुलिस आ गई। फादर ने 100 नंबर डायल कर दिया था। मदर और मैं पुलिस देखकर हक्का बक्का हो गए कि पुलिस क्यों। मदर ने पुलिस ऑफिसर से कहा, कोई बात नहीं हुई है, इन्होंने ड्रिंक कर रखी है, नशे में है, गलती से रिंग कर दिया होगा, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन पुलिस अड़ गई कि उन्हें सामने लाइए। वह कह रहे थे कि उन्हें उनकी मिसेज और डॉक्टर मिलकर मार रही हैं, उनकी जान खतरे में है, उन्हें बचाइए, इसलिए उन्हें सामने लाइए, हम बिना हकीकत जाने नहीं जाएंगे, रिंग करने वाले से बात करनी ही है। विवश होकर मदर पुलिस को लेकर बेडरूम में पहुंची। फादर तब तक गहरी नींद में सो रहे थे। खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। पूरा रूम भयानक बदबू से भरा हुआ था। उनके पैंट की जिप खुली हुई थी, पैर बेड से नीचे लटके हुए थे, पैंट बुरी तरह भीगी हुई थी। पेशाब करने के बाद भी वह गीले कपड़ों में सो रहे थे। पुलिस के सामने हम शर्म से गड़े जा रहे थे। उनकी हालत देखकर पुलिस समझ गई कि मेरी मदर सच बोल रही हैं। लेकिन वह बेवजह फ़ोन करने के लिए सख्त नाराज़ होने लगी। कहने लगी, दोबारा ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा, बंद कर देंगे। मदर ने कई बार सॉरी बोलते हुए उन्हें 1000 रुपये देकर शांत किया। मदर उस दिन ऑफिस नहीं गई। फ़ोन कर दिया कि तबीयत बहुत ख़राब है। उनके सीनियर ने इस तरह अचानक ही मना करने पर बहुत डांटा था। मदर उस दिन बहुत रोई, मैं भी। हम उस दिन अपनी बहुत इंसल्ट फील कर रहे थे। मैंने भी उस दिन मदर से भावावेश में आकर ऐसी बातें पूछ ली जो मुझे नहीं पूछनी चाहिए थी, जिसका मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ। मैंने उनसे पूछ लिया था कि सच क्या है। फादर आखिर इतने सालों से बार बार यह बातें क्यों पूछ रहे हैं? क्या उनकी बात सच है? वाकई आपके जीवन में कोई और शख्स है? यदि आप उसके साथ ही खुश हैं तो फादर से डाइवोर्स लेकर चली जाइए। रोज़ रोज़ का झगड़ा बंद करिए। मुझे और जस्टिन को भूल जाइए। हम दोनों भाई बहन अपनी लाइफ मैनेज कर लेंगे। आप दोनों जो भी मैटर है उसे एक जेंटल पर्सन की तरह सॉल्व कर लें। मेरी बात पर मदर शॉक्ड हुई। बड़ी देर तक मुझे देखती ही रह गई। फिर आंसुओं से भरी आंखों से ऊपर छत को देखती हुई बोली, ओ जीसस, मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है तू तो सब देख रहा है, जान रहा है। इस बच्ची को क्षमा कर देना, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें। हमारी कितनी इंसल्ट हो रही है, या आप देख ही रहे हैं। मदर ने बड़ी देर तक प्रभु जीसस से प्रार्थना की, बार बार की कि वह उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। लेकिन न जाने क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद मैंने अपना प्रश्न दोबारा पूछ लिया था। इस बार मदर नाराज़ हो गई। उस दिन पहली बार मुझ पर पूरी ताकत से चीखती हुई बोली, शट अप एमी, तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रही हो? तुम भी अपने फादर की तरह मेरे कैरेक्टर पर प्रश्न कर रही हो, मुझे कैरेक्टरलेस कह रही हो। आखिर तुम क्या चाहती हो? उस समय मैं उनके गुस्से से डर गई। लेकिन पुलिस फादर की हालत के कारण तब मन में जो फील कर रही थी उससे मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने खूब बहस की। इस घटना के कुछ महीने बाद मेरा बीएससी प्रीवियस का फाइनल एग्ज़ाम खत्म हो गया। जिस दिन एग्ज़ाम खत्म हुआ उस दिन मैं अपनी कई फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर गई थी। शहर के उस वाटर पार्क में मैं तीसरी बार गई थी। वहाँ पर हम सभी फ्रेंड्स ने बहुत मस्ती की थी। बहुत देर शाम को घर पहुँची। बहुत थक गई थी। बाहर दिन भर तरह तरह की बहुत सी चीज़ें खाई थी, इसलिए डिनर वगैरह कुछ नहीं किया। उस दिन भी मदर की नाइट ड्यूटी थी। वह जल्दी जल्दी सारे काम पूरे कर रही थी। उनकी एक गंदी आदत थी, बल्कि आज भी है, जिससे मैं और फादर दोनों ही नफरत करते थे। वह काम करते समय बुनबुनाती रहती थी। उस समय भी बुनबुना रही थी। फादर को कोस रही थी कि
हर तरफ गंदगी फैलाते रहते हैं, लेकिन सफाई करने को कह दो हाथ नहीं बटा सकते। बच्चों को भी अपने जैसा बना दिया है। जब वह बच्चों को कहती तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि भाई जब तक था तब तक वह भी काम धाम में हाथ बटाता रहता था। मैं और वह अधिकांश काम कर डालते थे। फिर भी मदर, भाई के जाने के बाद मैं और ज़्यादा काम करती थी कि मदर को आराम मिले, लेकिन फिर भी उनका भुनभुनाना पूर्ववत था। पिकनिक के चक्कर में उस दिन मैं कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी, तो उस दिन मदर कुछ ज़्यादा ही भुनभुना रही थी। मैंने उनसे कह दिया कि आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑफिस जाइए, मैं काम पूरा कर दूंगी। मेरी यह बात उनको बुरी लगी। मुझे झगड़ालू लड़की कहकर चीखने चिल्लाने लगी। मैंने सॉरी बोल दिया, फिर भी वह शांत नहीं हुई। तभी उनके मोबाइल पर रिंग हुई। इस पर भी वह बहुत नाराज़ हुई। कई अपशब्द कहते हुए कॉल रिसीव की। उधर से जो भी कहा गया उससे उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह सिर्फ इतना बोली, अच्छा मैं तुरंत पहुंच रही हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वह इतना ही बोली, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। उनका गुस्सा, उनकी घबराहट देखकर मैं कुछ नहीं बोली, बस उनके साथ चल दी। रास्ते में उन्होंने बताया कि फादर का एक्सीडेंट हो गया है। ऑफिस से आते समय वह रास्ते में खुले एक मैनहोल के कारण स्कूटर सहित गिर गए। साइड से निकलती एक दूसरी बाइक ने भी उनको हिट किया, जिससे वह बहुत सीरियस है। आधे घंटे में जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, सब कुछ समाप्त हो चुका था। हेड इंजरी ने फादर की जान ले ली थी। स्कूटर चलाते समय उन्होंने हेलमेट लगाने के बजाय साइड मिरर पर लटका रखा था। हेलमेट लगाया होता तो बच जाते। हमने जब हॉस्पिटल की चादर हटाकर उन्हें देखा तो उनका चेहरा चोटों से बुरी तरह भरा हुआ था। इस तरह सूजा हुआ था कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। पूरा सिर कॉटन की मोटी लेयर पट्टियों से ढका हुआ था। मदर उनके चेहरों को बड़ी देर तक एकटक देखती रही। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, होंठ सख्ती से बिछे हुए लग रहे थे। फादर की हालत देखकर वह दोनों हाथों से मुंह दबाए रोए जा रही थी। 2 मिनट बाद ही वार्ड बॉय नर्स ने आकर हमें हटा दिया। मैं मदर को संभालने बाहर आ गई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। वही फादर को एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल लेकर पहुंची थी। डेड बॉडी को मोर्चरी में भेज दिया गया। हम घर आ गए। दिल्ली में भाई और कई रिलेटिव्स को मैंने कॉल कर दी थी। कुछ रिलेटिव रात भर हमारे साथ बने रहे, हमें सांत्वना देते रहे। अगले दिन शाम होने से कुछ पहले ही फादर की बॉडी मिली। मैं चाह रही थी कि फादर को पहले घर लाया जाए, भाई भी यही चाहता था। कुछ रिलेटिव्स भी हमारी बात से एग्री थे, लेकिन मदर नहीं। कुछ रिलेटिव्स ही मदर के साथ थे। अंततः हम हॉस्पिटल से ही उन्हें लेकर सीधे कब्रिस्तान गए। वहां उन्हें अंतिम विदा देकर घर आ गए। कुछ दोस्त, 2-3 रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। हम रात भर घर में इधर उधर बैठते जागते रहे। मदर अपने कमरे में ही बैठी रहीं। हम जितनी बार उन्हें देखने उनके पास पहुंचते, उतनी बार उन्हें एकदम शांत बैठे पाते। वह बेंच की चेयर पर बैठी सामने दीवार पर टंगे प्रभु यीशु के मसीह के चित्र को बराबर एकटक देखती थीं, तो कभी आंखें बंद कर लेती थीं, जैसे भीतर ही भीतर रो रही हों। उस वक्त बीच बीच में उनका शरीर एकदम से हिल उठता था, जैसे रोते रोते हिचकी ली हो। हमें आसपास खड़ा देखती तो हाथ से इशारा कर बाहर जाने को कह देती। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। हमारा अगला 1 हफ्ता ऐसे ही भयानक सन्नाटे में बीता। भाई सहित हम 3 घर में थे, लेकिन लगता जैसे कोई है ही नहीं। इस गहन सन्नाटे को बस एक चीज़ थी जो हर घंटे बाद तोड़ रही थी, वह थी दीवार घड़ी। हर घंटे के बाद टिन्न टिन्न करती उसकी आवाज़ कमरों में, आंगन में, बरामदे में सुनाई देती थी। मगर पहले यही आवाज़ केवल उसी कमरे में सुनी जा सकती थी जिस कमरे में वह लगी थी। वह घड़ी आज भी उसी कमरे में वहीं लगी है। भाई जस्टिन के 6-7 दिन बाद ही मदर से किसी बात पर बहस हो गई थी। आवाज़ सुनकर मैं उनके कमरे में पहुंची तो जस्टिन को इतना ही कहते सुना कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, अब मैं दोबारा नहीं लौटूंगा।
मैं बहुत दिन बाद जान पाई कि उस दिन दोनों के बीच किस बात को लेकर बहस हुई थी। मैंने तब दोनों से बहुत पूछा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। मदर ऐसे चुप हो जाती, ऐसे दूसरी तरफ देखने लगती जैसे कि मैं किसी और से बात कर रही हूँ। जस्टिन बार बार पूछने पर बहुत नाराज हुआ तो मैंने उससे दोबारा पूछा ही नहीं। वह अगले ही दिन सुबह दिल्ली लौट गया था। फिर उसने काफ़ी समय तक फ़ोन पर भी हम दोनों से बात नहीं की। जाते समय उसने घर में न खाना खाया न चाय नाश्ता किया। मेरी सारी कोशिश बेकार रही। मदर ने तो खैर कुछ कहा ही नहीं। ऐसी कौन सी बात थी जिसने दोनों के बीच इतनी नफरत पैदा कर दी, यह जानने का प्रयास मैंने कुछ समय तक करने के बाद बंद कर दिया था। उस दिन जाने के बाद भाई फिर कभी लौटकर घर नहीं आया। कुछ दिन तो फ़ोन करने पर मुश्किल से हाल चाल बता देता था। फिर एक दिन मुझसे बड़े क्लियर वर्ड्स में कहा, हमारी यह आखिरी बातचीत है। मैं कुछ कहती उसके पहले ही उसने फ़ोन काट दिया था। मैंने कॉल किया तो मोबाइल स्विच ऑफ किया। उसके एड्रेस पर जितने कोरियर मैंने भेजे वह सब अनडिलीवर होकर लौट आए थे। मैंने मदर से इस बारे में बात करनी चाहिए लेकिन वह कुछ बोलती ही नहीं थी। ज़्यादा कहती तो वह उठकर दूसरी जगह चली जाती। उनके इस व्यवहार के कारण मेरा मन भाई से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। क्रिसमस एकदम करीब था। मैं चाहती थी कि वह कम से कम क्रिसमस पर तो आ ही जाए। कम से कम त्यौहार पर तो परिवार के सारे लोग मिलकर रहें। मदर को बोलकर मैं दिल्ली उसके घर पहुंची तो लैंडलॉर्ड से मालूम हुआ कि भाई ने काफ़ी पहले ही मकान छोड़ दिया था। कहाँ गए कुछ बताया नहीं। मेरे सामने बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई कि अब मैं क्या करूं। लैंडलॉर्ड ने तभी एक एड्रेस बताते हुए कहा कि आप उनके ऑफिस चली जाइए। मेरे लिए यह नई जानकारी थी कि भाई नौकरी कर रहा है। बड़ी मुश्किल से ऑफिस पहुंची तो पता चला भाई ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन है। 4 दिन बाद लौटेगा। यह सुनते ही मेरा सिर चकरा गया कि अब क्या करूं। मैं शहर से अनजान थी। मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कहाँ रुकूं। वैसे भी मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे। आखिर मैंने तय किया कि सीधे स्टेशन चलती हूँ, जो भी ट्रेन मिल जाएगी उसी से वापस चल दूँगी। इसके अलावा और कोई रास्ता मेरे लिए नहीं बचा था। उसके ऑफिस में मैंने यह नहीं बताया कि मैं उसकी सिस्टर हूँ। स्टेशन पर मैं न किसी ट्रेन में रिजर्वेशन का ठीक से पता कर पाई, न कुछ खा पी सकी। अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। आखिर एक ट्रेन की स्लीपर बोगी में बिना रिजर्वेशन के ही चढ़ गई। टीटी को पेनल्टी देनी पड़ी। संयोग से बोगी में एक बहुत ही सभ्य फैमिली मिल गई थी। उनकी महिलाओं ने मुझे अकेला एवं परेशान देखकर अपने साथ कर लिया था। पूरा परिवार किसी तीर्थ स्थान से लौट रहा था। उन्होंने खाने पीने के लिए बहुत प्रेशर डाला लेकिन मैं डर के मारे मना करती रही। वह लोग मेरा डर समझ गए तो उस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला ने मुझे बेटी बेटी कहकर बड़े प्यार से समझाया। उनकी सहानुभूति, उनकी अनुभवी आंखों ने मेरे चेहरे से पहचान लिया था कि मैं भूखी प्यासी हूँ। उन्होंने अपनी बातों से मुझे बड़ा इमोशनल कर दिया। फिर मैं मना नहीं कर सकी। उनके साथ पूरा डिनर किया। घर की बनी बहुत ही टेस्टी मिठाई भी खाई। उस महिला ने मिठाई का नाम बालूशाही बताया था। साथ ही यह भी बताया कि यह उनके बड़े बेटे की मिसेज ने बनाया है। वह उसे बहू बहू कहकर उसकी खूब तारीफ कर रही थी। उस बुजुर्ग महिला ने अपनी बर्थ पर ही मुझे रात भर सोने भी दिया। आधे में वह आधे में मैं सोई। तभी मुझे अनुभव हुआ कि जब शरीर थका हो, भूखा हो तो वह जो पसंद नहीं करता वह भी खूब खा लेता है। पथरीली जमीन पर भी गहरी नींद सो लेता है। सबसे बड़ी बात कि उस परिवार ने मुझे भीड़ की धक्का मुक्की से बचाया। सुबह 8 बजे जब लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन से उतरी तो पूरे परिवार ने मुझे ऐसे विदा किया जैसे मैं उनके परिवार के ही सदस्य हूँ। मैं ट्रेन से उतरकर उनकी खिड़की के सामने खड़ी तब तक बात करती रही जब तक ट्रेन चल नहीं दी। बोगी दूर होती जा रही थी और मैं उन्हें देखती तब तक हाथ हिलाती रही जब तक कि वह ओझल नहीं होगी। वह सभी प्रयागराज जा रहे थे। मैं थक कर इतना चूर हो गई थी कि मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। प्लेटफॉर्म 1 की बेंच पर बैठी मैं कुछ देर तक आराम करती रही। मैं रात भर जब तक जगी तब तक जिस तरह भाई की बेरुखी के बारे में सोच रही थी
वैसे ही तब भी सोच रही थी कि मदर के साथ ऐसी कौन सी बात हुई थी कि उसने अपने दिल में घर के लिए इतनी नफरत भर ली है। इतने दिन से नौकरी कर रहा है, यहाँ तक नहीं बताया। मैं बहुत ही परेशान मन के साथ घर आ गई। मदर नाइट ड्यूटी से लौट कर सो रही थी। उन्होंने इतनी जल्दी वापस आया देखकर पूछा, सब ठीक तो है? मदर को यह आशा थी कि मैं भाई के पास 4-4 दिन रहकर लौटूंगी। उन्होंने जब पूछा तो न जाने क्यों मुझे गुस्सा आ गया। मैंने बिना कुछ छिपाए जो कुछ हुआ सब बता दिया। मैंने सोचा था मदर गुस्सा होंगी, बहुत सी कड़वी बातें बोलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह कुछ देर मेरे पास चुपचाप बैठी रही, फिर अपने रूम में जाकर पुनः सो गई। वह नहीं, मैं शॉक्ड कमरे में बैठी रह गई। मैं शॉक्ड इसलिए हुई कि मदर ने यह तक नहीं पूछा कि जब भाई नहीं मिला तो तुम कहाँ रही, कैसे आई। इससे ज़्यादा मैं इस बात से शॉक्ड हुई कि भाई कहाँ है, कैसा है, इस बारे में कुछ पूछा ही नहीं। मैंने जितना बताया उतना ही सुन लिया, वह भी बेमन से। मैं कंपेयर करने लगी ट्रेन में मिले परिवार से अपने परिवार की, मदद की, बिहेवियर की। कुछ देर को तो मैं अपनी थकान ही भूल गई। मैं इस बात से भी बहुत शॉक्ड हुई कि मदर यह जानकर भी कि मैं कल से ठीक से सोई नहीं हूँ, लगातार जर्नी से बहुत थकी हुई हूँ। इसके बाद भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि एमी आराम करो, मैं ब्रेकफास्ट तैयार करके लाती हूँ। कैसी मदर है? आखिर ऐसी कौन सी बात है कि इनका व्यवहार ऐसा हो गया है, इतना बदल गया है। शारीरिक थकान से मैं पस्त हुई जा रही थी, लेकिन मदर के बिहेवियर ने मानसिक थकान इतनी थी कि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकी। फ्रेश होकर सो गई। मैंने मन में यह भी डिसाइड कर लिया कि अब मैं इनसे बात तभी करूँगी, उतनी ही करूँगी जब यह कुछ पूछेंगी, बात करेंगी। मैं शाम के करीब उठी। जब भूख महसूस हुई तो किचन में गई। मैंने सोचा कि खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, लेकिन मदर ने मेरे सोने के बाद जो खाना बनाया था वह मेरे लिए भी रखा था। मैंने राहत महसूस की और उसे ही गर्म करके खा लिया। खाते वक्त मैंने सोचा जब बनाया था तो मुझे खाने के लिए भी कह सकती थी, जगा सकती थी। खाना खाकर मैं फिर सो गई। मेरे मन में आया कि देखूं मदर क्या कर रही हैं, लेकिन फिर सोचा छोड़ो, जाने दो। जब बात नहीं कर रही हूँ तो क्या जाना उनके पास। रात करीब 9 बजे उन्होंने मुझे उठाया कि दरवाज़ा बंद कर लूँ। वह अपनी नाइट ड्यूटी पर जा रही हैं। मुझसे बहुत उदास सी आवाज़ में यह भी कहा कि खाना किचन में रखा है, खा लेना। मन में सोचा कि अन्य नर्सों की तरह यह भी अपनी नाइट ड्यूटी क्यों नहीं कम करा लेती। जब वह चली गई तो मैंने गेट बंद किया और ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगी। मेरे मन में बराबर यह बात उठती रही कि ऐसे माहौल में कैसे पढ़ूंगी, कैसे रहूंगी। भाई का जो नया नंबर ऑफिस से मिला था उस पर कॉल किया तो उसने साफ साफ कह दिया कि मैंने सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश ना करो। उसके हद दर्जे के रूखे बिहेवियर से मैं बहुत नाराज हो गई। मैंने भी कह दिया कि अब बात तभी करूंगी जब तुम आओगे या कॉल करोगे। मैंने सोचा भाई ने रिश्ता खत्म किया है, यह मामूली बात नहीं है। मदर भी उनका नाम नहीं ले रही हैं, वजह अब जाननी ही पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। जिस दिन मदर का मूड सही होगा उस दिन जरूर पूछूं। उनके सही मूड का इंतजार करते करते महीनों निकल गए, लेकिन उनके मूड में कोई चेंज नहीं आया। ऑफिस घर बस यही रूटीन था। मैंने देखा कि फादर के देहांत के बाद उन्होंने एक भी डे ड्यूटी नहीं की। यह बात बिल्कुल साफ थी कि उन्होंने कहकर अपनी नाइट शिफ्ट ही करवा रखी थी। दिन में वह ज़्यादा समय घर का काम करती हुई बिताती और थोड़ा बहुत समय प्रार्थना में, रोजरी लेकर प्रार्थना करती। अब महीने में एक आध संडे को ही चर्च जाती। मुझसे कभी भूल कर भी नहीं कहती कि तुम भी साथ चलो। भाई के यहाँ से मेरी वापसी के बाद वह क्रिसमस में भी चर्च नहीं गई, सर्दी का बहाना करके घर पर ही रही। एक दिन मैंने अचानक ही देखा कि वह प्रभु यीशु से प्रार्थना करती हुई क्षमा कर दिए जाने की भीख मांग रही है। वह चर्च में कन्फेशन करने के बजाय घर में ही कन्फेशन कर रही थी। प्रभु यीशु से क्षमा कर देने की कृपा करने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, मैं पापी हूँ। प्रभु तुम तो अपनी शरण में आए बड़े बड़े पापियों को भी क्षमा कर देते हो, मुझे भी कर दो।
उनका यह कन्फेशन मैंने उस दिन संयोगवश ही देख लिया था। वह मुझे सोया हुआ समझकर प्रेयर कर रही थी। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वह कुछ ज़्यादा ही तेज बोल रही हैं। उनकी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है। बहुत बड़े पाप की बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। समझ नहीं पा रही थी कि उन्होंने कौन सा पाप किया है। उस दिन मैं फिर अपने को रोक नहीं सकी। जब उन्होंने प्रेयर खत्म की तो मैं एकदम उनके सामने आ गई। ऐसा मैंने यह सोचकर किया कि इससे वह जान जाएंगी कि मैंने उनकी सारी बातें सुन ली हैं, इसलिए वह कुछ छुपाने का प्रयास न करें। मुझे अपने सामने देखकर वह चौंकी। उनकी आंखों में नाराजगी उभर आई। मैंने तुरंत सारी विनम्रता उड़ेलते हुए उनसे माफ़ी मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे ऐसे समय में आपके पास नहीं आना चाहिए था। अपनी विनम्रता से मैंने उनका गुस्सा एकदम शांत कर दिया। उन्हीं के कमरे में उनको बैठा दिया, बेड पर ही। फिर 2 कप कॉफ़ी बनाकर ले आई। उन्हें कॉफ़ी बहुत पसंद है। कप उनके हाथों में पकड़ाकर मैंने फिर माफ़ी मांगी। जब उन्होंने पहला सिप लिया तो मैंने पूछा, मॉम, कॉफ़ी कैसी बनी है? उन्होंने जो जवाब दिया वह मैं पहली बार सुन रही थी, क्योंकि वह हमेशा कहती थी कि तुम अच्छी कॉफ़ी नहीं बना सकती, तुम्हें कम से कम कॉफ़ी, चाय, पेस्ट्री, केक बनाना तो आना ही चाहिए। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कि बढ़िया बनी है। मैं जानती थी कि वह मेरी झूठी प्रशंसा कर रही हैं, लेकिन मैं अनजान बनी रही। मैंने थैंक यू बोला, कुछ इधर उधर की बातें तब तक की जब तक कि कॉफ़ी खत्म नहीं हो गई। उसके बाद कप किचन में रखकर मैं वापस उनके पास आकर बैठ गई। फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की अपनी आदत के अनुसार ही उनसे पूछा कि जस्टिन से आपका क्या झगड़ा हुआ था, मुझे बताइए। मैं सही बात जानकर जस्टिन से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। मैं कल कॉल करूंगी, मैटर सॉल्व करूंगी। यह कोई तरीका नहीं है कि जस्टिन मामूली सी बात के कारण हमेशा के लिए घर छोड़ दे, अपनी मॉम, सिस्टर को हमेशा के लिए छोड़ दे। मेरे क्वेश्चन पर मदर चुप्पी साधे रही। फिर एक बार वह सामने दीवार पर लगी प्रभु जीसस के कैलेंडर को देखने लगी। मैंने सोचा यह तो अच्छी बात नहीं है। मदर को बोलना चाहिए कि वह हम सब बच्चों से, अपने बच्चों से इतनी दूरी बनाकर कैसे रह सकती है। मैंने पूरा जोर देकर फिर प्रश्न रिपीट किया। तब वह नाराजगी भरे स्वर में बोली, प्लीज मुझे परेशान नहीं करो, मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती। तुम लोग बड़े हो गए हो, जो ठीक समझो करो। मैं कहीं भी किसी के बीच में नहीं हूँ। मुझे और तुम दोनों को भी अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहिए। प्रभु जीसस ने हमें यह राइट दिया है, हमें किसी के बीच में नहीं आना चाहिए। मदर ने इसी तरह कई बातें बिना रुके ही कह डाली। उन्होंने जो बातें जिस टोन में कही, उस टोन में उन्होंने पहले कभी घर में बात नहीं की थी। मैं बेहद आश्चर्य में थी। मदर को क्या हो गया है, इतने रफ टोन में क्यों बात कर रही हैं? हम दोनों भाई बहन इनकी किसी बातचीत में कब आए हैं, या नौकरी के अलावा कौन सा काम कर भी रही हैं कि हम इनके बीच में आते हैं। मैं उनके कठोर व्यवहार से नाराज तो तभी से थी जब से वह जस्टिन से लड़ी थी, जिसके कारण भाई ने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया और उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी। इनका बिहेवियर तो ऐसा हो रहा है जैसे कि यह हम दोनों की मदर है ही नहीं, कोई बाहरी है। इन्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि अभी जल्दी ही हमारे फादर, उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। ओह जीसस, कितनी दर्दनाक थी उनकी डेथ, कितनी भयानक चोटें थी उनके चेहरे, सिर, सारे शरीर पर। क्या फादर की इतनी दर्दनाक मौत का इन पर कोई असर नहीं है? इन्हें दुख नहीं है? मुझे वह दृश्य एकदम आंखों के सामने चलता हुआ सा दिखा। ऐसा लगा जैसे दृश्य मेरे सामने से गुजरते हुए आगे जा रहा है। जब मैंने हॉस्पिटल में उन्हें खून से लथपथ पट्टियों से भरा देखा था, कितना भयावह हो चुका था उनका चेहरा। यह सब याद आते ही मेरा गुस्सा एकदम बढ़ गया। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आज तक आपने जस्टिन और मेरे किसी काम में, और हम दोनों ने कभी आपके किसी काम में कोई बात कहाँ कही? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम लोग आपके लिए अचानक इतने डिस्टर्बिंग एलिमेंट कैसे बन गए? हाँ, फादर को लेकर जो बात है उसे आप खुलकर साफ साफ बताइए। मेरा टोन भी थोड़ा नाराजगी से भरा था। मैंने पहले कभी भी भाई पेरेंट्स से इतने खराब
टोन में बात नहीं की थी, इसलिए मदर को भी शौक लगा। वह बड़ी देर तक मुझे देखती रही, फिर कहा, तुम्हें मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करने का हक नहीं है। किसने दिया? क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझसे क्वेश्चन करो? माम बहुत नाराज हो गई, लेकिन मैंने भी वह रीजन जान लेने की ठान ली थी जिसके कारण वह परिवार से इतना नाराज थी। हमारी उनकी बहस लंबी होती गई, बहुत ही गर्म हुई। आखिर जब मुझे लगा कि मदर मानसिक रूप से सच बताने की स्थिति में आ गई हैं, तो मैंने पूरा प्रेशर देकर कहा, मॉम, आप प्रभु जीसस को मानती हैं, उन पर आपका अटूट विश्वास है, मेरा भी है। वह हमारे अच्छे बुरे सारे कामों को देखते रहते हैं, उनसे हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। हमारे दुखों का कारण यही है कि हम छुपाने का प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु शरण में आए व्यक्ति का दुख दूर करते हैं। जब आप उनसे अपने पाप को माफ़ करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं, आप उनके शरण में हैं, तो फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है? वह सब ठीक करेगा। आप जिस बात की बात कर रही हैं, जिसके कारण आप इतना परेशान हैं, उसे बताइए ना। आखिर हमने क्या किया है कि आप मुझसे, जस्टिन से, फादर से इतना नाराज़ हैं? जस्टिन ने घर से रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं। आप बार बार गॉड से माफ़ी मांग रही हैं। सोचिए सोचिए, कितने दुख की बात है कि डैड की डेथ हो गई है। प्लीज़ बताइए, बताइए क्या बात है। आप बात कर ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। मैं बिल्कुल पीछे पड़ गई। मैंने कन्फेशन की बात भी फिर उठाई। इसके बाद मॉम को लगा कि मैं बहुत कुछ जान चुकी हूँ, तो अंततः सच बता दिया, जिसे सुनकर मैंने सोचा जस्टिन ने जो किया सही किया। मुझे भी उसी के रास्ते पर जाना चाहिए। गुस्सा इसलिए भी मेरा और ज़्यादा बढ़ रहा था कि मैं यह भी समझ रही थी कि मदर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। धन्यवाद मित्रों। कहानी का शेष आप अगले भाग में सुनिए।